हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जूलॉजिक माइंड्स। तो फिजियोलॉजी में आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। आपको उनके लेक्चर्स प्लेलिस्ट सेक्शन में फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे इस चैप्टर में? द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुपिंग, दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग इसमें इंक्लूडेड है आपकी ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH। उसके बाद में कितने तरह के हार्ट हैं? 1 चैम्बर्ड, सॉरी 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड। फिर उसके बाद में सर्कुलेटरी पाथवेज हैं आपके, डबल सर्कुलेशन हो गया और हाइपोफाइजियल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद में ह्यूमन हार्ट, फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, फिर यही आपके सर्कुलेशन चारों तरह के, फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड देन लास्ट में डिसऑर्डर्स। बट आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ABO ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग एंड इसका एक स्पेशल केस है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस RH ब्लड ग्रुपिंग में। तो आज ये मेन 4 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो ब्लड है क्या? ब्लड हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो मेनली 2 चीज़ों का बना हुआ होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। तो प्लाज्मा टोटल कॉम्पोजिशन का 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है और यही ह्यूमंस की बॉडी में मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है ब्लड, ठीक है। अब ब्लड या तो हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट होती हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू होती हैं। और ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसका मतलब कि आर्टरीज में जो ब्लड जाएंगे उनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयंस भी ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि आर्टरीज में pH थोड़ा सा कम होगा एज़ कम्पेयर टू द वेन्स, क्योंकि वेन्स में जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोनियम आयंस अपने, सॉरी हाइड्रोनियम आयंस कह रही हूँ मैं, हाइड्रोजन आयंस यानी कि प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन कम होगा तो pH भी कम ज़्यादा हो जाएगा इसका। तो इसलिए वेन्स में कंपैरेटिव pH ज़्यादा होगा आर्टरीज के कंपेयर में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ब्लड किन किन चीज़ों का बना है। 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लाज्मा 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आपके आते हैं ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ब्लड सेल आपके 2 तरह के हैं, RBC जिनको रेथ्रोसाइट्स बोल रहे हैं और WBC जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अब WBC फिर से 2 तरह के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा की क्या कॉम्पोजिशन है, फिर RBC की, फिर WBC की। उसके बाद में हम ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट, सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में मेजरली तो आपकी क्या है, वाटर ही है प्लाज्मा में, ठीक है। तो 90 से लेकर के 92% तो प्लाज्मा में वाटर है। उसके अलावा मिनरल्स हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स हैं। फिर उसके बाद में प्रोटीन्स हैं आपके कुछ। तो प्रोटीन कितना पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? 6 से लेकर के 8% वाला पार्ट, ठीक है। तो वाटर है 90 से लेकर 92 और प्रोटीन से 6 से लेकर के 8, ठीक है। मेनली तो 3 प्रोटीन है। एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है एक तरह से। और उसके बाद में दूसरा है ग्लोबुलिन प्रोटीन जो
हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, क्योंकि इससे अलग अलग एंटीबॉडीज़ वगैरह बनती हैं। और उसके बाद में फिब्रिनोजन है एक, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद में कुछ डिफेंस कंपाउंड्स हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, जो कि एक्ट्स एज एंटीबॉडीज, ठीक है। सम अदर सब्सटेंसेस जैसे कि लाइसोजाइम एंड प्रोपर्डिन, ये प्लाज्मा में होती हैं। तो ये क्या करते हैं, आपको अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं। उसके बाद में कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिन। फिर डिजॉल्व्ड गैसेस भी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। कुछ एंटी कोगुलेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हिपैरिन, ये सबसे मेन एंटी कोगुलेंट है हमारी बॉडी में। और उसके बाद में कुछ हार्मोन्स एंड वाइटामिन भी डिजॉल्व होते हैं प्लाज्मा में। तो ये प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे जो है दो पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है। आरबीसी आ रहे थे, उसमें डब्ल्यूबीसी आ रहे थे और प्लेटलेट्स आ रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरबीसी क्या हो रहा है, आरबीसी क्या है। तो आरबीसी ऑन एन एवरेज हमारे बॉडी में 5 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में होता है, ठीक है। यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में अराउंड 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट हैं। तभी एक इंसान को हेल्दी माना जाएगा। अगर इससे कम है तो उसमें आरबीसी की कमी है, ठीक है। तो जो मेच्योर आरबीसी होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होते, वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। शेप इसका बाइकॉनकेव होता है। डायामीटर इज अराउंड 7.8 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस जो होती है 1.2 माइक्रोमीटर होती है, ठीक है। तो ये आपका आरबीसी का डायग्राम है, ठीक है। इसका ये वाला डायामीटर 7 से लेके 8 माइक्रोमीटर का होगा और थिकनेस होगी 1.2 माइक्रोमीटर। शेप बाइकॉनकेव है इसका और न्यूक्लियस एब्सेंट है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि इसमें ना सेल ऑर्गेनेली भी नहीं होती, ना तो न्यूक्लियस है ना सेल ऑर्गेनेली है। अब ये सारी चीज़ें एब्सेंट क्यों है, कुछ तो रीज़न होगा इन सब चीज़ों के पीछे। तो इनमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं ताकि जो, क्योंकि आरबीसी का मेन का क्या है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आप सपोज करो कि यहाँ पे अगर सेल ऑर्गेनेलीज होती तो क्या होता, सारा का सारा ऑक्सीजन तो वही कंज्यूम कर लेती। तो ऑक्सीजन की कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए सारी सारी सेल ऑर्गेनेलीज यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी है तो उसको क्या बोलते हैं कि पर्सन जो है वो एनीमिक है, उसको अनीमिया हो गया, ठीक है। अगर आरबीसी में एकदम एबनॉर्मल राइज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। अगर कम है तो एनीमिया, अगर ज़्यादा है तो पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। और अगर आरबीसी काउंट कम हो जाएगा तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब एनीमिया क्या है, मतलब अगर आरबीसी कम हो गया तो उस कंडीशन को तो हम एरिथ्रोसाइटोपिनिया बोलेंगे, लेकिन अगर उसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है ना, उसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे आरबीसी पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, जो मेनली ट्रांसपोर्ट कराते हैं ऑक्सीजन का। तो हीमोग्लोबिन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है किसका बना हुआ होता है, एक उसमें प्रोटीन पार्ट होता है जिसको ग्लोबुलिन बोलते हैं, और दूसरा हीम पार्ट होता है जिसपे Fe2+ आयंस होता है, ठीक है। तो 4 ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जिसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है, और 4 Fe2+ के आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, तो ये रहा आपका हीम कंटेनिंग पार्ट, 4 हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4, ठीक है। अब इनसे एक एक ग्लोबुलिन की चेन जुड़ी हुई है, ये एक अल्फा चेन, फिर एक बीटा चेन, फिर ये एक अल्फा चेन, फिर ये एक बीटा चेन। तो ये हमारी जो मैमेलियन, एडल्ट मैमेलियन की हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखते हैं कि आरबीसीज बने कैसे हैं, कहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली बात,
तो इस प्रोसेस को यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन इज इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है ना, उसमें क्या होता है, यॉर्क सैक में, अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में यॉर्क सैक में आरबीसीज बनते हैं जो कि न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है। लेकिन जो लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें आरबीसी प्रोड्यूस होता है लीवर एंड स्प्लीन में। फिर उसके बाद में जब आप एडल्ट हो जाते हो तो सारा का सारा आरबीसी बनता है आपके बोन मैरो में। ठीक है, तो ये वाला जो बोन मैरो में बनता है ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आरबीसी बन गई लेकिन उसको मैच्योर कराने के लिए चाहिए होता है फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ठीक है, और अगर ये मैच्योर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी के जो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं वो आपके इमेच्योर आरबीसीज को खा जाएंगे, क्योंकि वो उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगी, वो उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के सारा फैगोसाइट कर जाएंगी। फिर क्या होगा, आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो फिर से अनीमिक कंडीशन आ जाएगी। तो लगभग 3 महीने का लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद में आपकी आरबीसीज रिप्लेस हो जाती है, यानी कि 120 डेज का लाइफ स्पैन है आरबीसीज का। और जितनी भी आपकी डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होती हैं वो सारी की सारी कहाँ चली जाती है, स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, और अब इनका फंक्शन क्या है कि आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना और ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 100 ml ऑफ ब्लड में लगभग आपके 12 से लेकर के 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। एक अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करूं, मतलब एक हेल्दी ह्यूमन में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, WBC। तो जैसे आपके आरबीसीज रेड थे, बट इन कंट्रास्ट ये क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। आरबीसीज न्यूक्लिएटेड थे, ई न्यूक्लिएटेड थे, लेकिन WBCs में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इनमें भाई बहुत अलग अलग तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इन न्यूक्लियस के ही बेसिस पे ना इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है, अभी देखना आप आगे चल के। ठीक है, और उनमें भाई देखो आरबीसीज कितने सारे थे, 5 से लेकर के 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और इसमें क्या है सिर्फ 6000 से लेकर के 8000 पर मिलीमीटर क्यूब इनका नंबर है। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते उनको ए ग्रेन्यूलोसाइट्स बोलते हैं। ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में क्या क्या आता है, आपके लिम्फोसाइट्स आते हैं एंड मोनोसाइट्स आते हैं। वहीं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में क्या आते हैं, आपके इओसिनोफिल आते हैं, बेसोफिल आते हैं और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। तो ये आपका डायग्राम है किसका, ये 3 आपके ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, ये 2 आपके ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ए ग्रैन्युलोसाइट्स 2 हो गए, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, और उसके बाद में आपके ये 3 ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए, आप इसको करेक्ट कर लेना। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 हो गए आपके, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो अब आप ध्यान से इनका न्यूक्लियस देखना। न्यूट्रोफिल में आप देख रहे हो कि इसमें कितने सारे लोब हैं, ये रहा 1 2 3, 3 लोब है। उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी दिख रहे होंगे इओसिनोफिल में, न्यूट्रोफिल में, और जबकि ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इनमें नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी इसीलिए इनको ग्रैन्युलोसाइट्स बोले, इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। अब न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस देखो ध्यान से, मल्टी लोब्ड है,
और ये जो इओसिनोफिल का न्यूक्लियस है ये थोड़ा आपको हेडफोन जैसा नहीं लग रहा है, हेडफोन शेप्ड है और बाइलोब्ड है। और ये बेसोफिल है, इसका न्यूक्लियस अगर आप ध्यान से देखो तो एस शेप का है, ठीक है। और वही ये जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस बीन शेप्ड है, और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जो आपका सर्कुलर होता है ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हर एक डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स सब है। अगर इनके नंबर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, अराउंड 60 to 65% सिर्फ आपके न्यूट्रोफिल्स हैं। और सबसे कम आपके बेसोफिल्स होते हैं 0.5% सिर्फ। इओसिनोफिल्स 2 to 3% होते हैं, मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं, एंड लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है। तो अगर इनके नंबर के बेसिस पे आपको अरेंज करने को बोला जाए तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आ जाएगा आपका न्यूट्रोफिल, उसके बाद आ जाएगा लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट्स, फिर इओसिनोफिल, फिर लास्ट में बेसोफिल। अब अपीयरेंस की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल मल्टी लूप्ड होते हैं, इसलिए इनको PMNL भी बोलते हैं, मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसके बाद में इओसिनोफिल हेडफोन शेप्ड होता है, बेसोफिल एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनका, मोनोसाइट्स का बीन शेप्ड होता है, और लिम्फोसाइट का सर्कुलर होता है। फॉर्मेशन कहाँ होती है, तो इन तीनों का, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इवन मोनोसाइट्स का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन मोनोसाइट्स का स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस में भी फॉर्मेशन होता है। लिम्फोसाइट्स का लिम्फ नोड में फॉर्मेशन होता है। अब फंक्शन, तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन फैगोसिटिक है, तो ये जितने भी आपकी डैमेज्ड सेल्स होती हैं उन सबको फैगोसाइट कर जाता है। इओसिनोफिल का रोल आपके एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। बेसोफिल सिक्रेट करते हैं हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। और उसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का काम भी फैगोसाइट करने का होता है। और लिम्फोसाइट जो होते हैं ये आपकी इम्यूनिटी यानी इम्यून रिस्पॉन्सेज में हेल्प करते हैं। अब लिम्फोसाइट के बारे में डिटेल में तो हम जो आपका इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर होगा उसी में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स पता है एक्चुअली सेल्स होते ही नहीं हैं, ये सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि रादर देन बीइंग ट्रू सेल्स दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स। कौन से सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो आपके ये सेल्स मेगा कैरियोसाइट सेल्स है ना, इन्हीं के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। इनमें भी आरबीसीज की तरह न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ये भी राउंड होते हैं या ओवल शेप्ड भी हो सकते हैं, बाई कॉन्वेक्स होते हैं, एंड डिस्क लाइक इनकी बॉडी होती है। तो ये कहाँ से मेगा कैरियोसाइट से ये ऐसे फ्रेगमेंट की तरह रिलीज होता है, ठीक है। इनका डायमीटर 2 to 3 माइक्रोमीटर का होता है, और नॉर्मली ये 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में, ठीक है। और ये किस में हेल्प करते हैं, ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इनका लाइफ स्पैन अराउंड 1 हफ्ते के आसपास का होता है। तो होता क्या है कि आपकी बोन मैरो में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, फिर उन वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेगा कैरियोब्लास्ट में, फिर उसके बाद में फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं मेगा कैरियोसाइट में, फिर ये मेगा कैरियोसाइट से कुछ फ्रेगमेंट्स की बडिंग होने लग जाती है जो कि प्लेटलेट्स में मैच्योर। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो अब एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1990 में, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कैसे डिटरमाइन होता है, एक जीन होती है जिसको बोलते हैं हम आई जीन, आइसो एग्लूटिनिन जीन, ठीक है। तो इसके टोटल 3 एलील्स होते हैं, ए एलील, बी एलील एंड ओ एलील, ठीक है। तो
आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि जो ए और बी एलील होते हैं ये कोडोमिनेंट होते हैं, तो यानी कि ये दोनों साथ में एक्सप्रेस होंगे, जबकि जो ओ वाली होती है ये रिसेसिव होती है। तो अगर ए बी दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हुआ तो ओ एलील का एक्सप्रेशन जो है वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज मान लो कि भाई ये दो एलील है, ठीक है, दो आई जीन है, ठीक है। अब इस पे सपोज यहाँ पर अगर ए आ गई और यहाँ पे ओ आ गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ओ तो रिसेसिव है। अगर यहाँ पे ए है तो और यहाँ भी है तो टोटल ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे ओ है, तो आपका बी हो जाएगा क्योंकि ओ रेसेसिव है। यहाँ भी है तो भी बी हो जाएगा। अगर यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, तो ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओ है, यहाँ भी ओ है, तो आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने ब्लड ग्रुप हो गए आपके, ए बी और ओ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनको नाम किस बेसिस पे दिया गया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी ओ। तो होता क्या है कि भाई इनकी आरबीसीज पे कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा आरबीसी पे तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, और होता क्या है कि इनका एग्जैक्टली ऑपोजिट जो होता है ना वो इनके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। तो एंटीजन आरबीसीज पे प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो अगर जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके प्लाज्मा में ए एंटीजन होगा लेकिन बी एंटीबॉडी होगी। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनकी आरबीसी पे बी एंटीजन होगा लेकिन प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगी। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनकी आरबीसी पे ए बी दोनों एंटीजन होंगे लेकिन उन पे एंटीबॉडीज कोई भी नहीं होगी। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके एक भी एंटीजन नहीं होंगे लेकिन एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होंगी। तो अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो होता क्या है कि जब कभी भी आपको ब्लड हमें किसी को डोनेट करना है या किसी से रिसीव करना है तो हम क्या देखते हैं कि जो डोनेट कर रहा है उसके एंटीजन देखते हैं और जो रिसीव कर रहा है उसकी एंटीबॉडी चेक करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हाँ, तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि सपोज ए एंटीजन है, अगर किसी कोई रेसिपिएंट है, ठीक है, उसका उसका कुछ भी ए बी या फिर ओ कुछ भी ब्लड ग्रुप है, तो उसकी आरबीसी पे जो भी एंटीजन है ना, तो किसी ऐसे डोनर से ब्लड नहीं ले लेना है कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी उसकी अ, उसके आरबीसी पे प्रेजेंट हो। तो सपोज कोई रेसिपिएंट है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसको किसी भी ऐसे इंसान से ब्लड नहीं लेना है जिस पे क्या होगा, एंटी डोनर की उस पे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंटीजन प्रेजेंट हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तो ब्लड कोगुलेट कर जाएगा। तो अब ये चीज़ चेक कैसे करते हैं, तो हमने क्या, जो रेसिपिएंट है उसकी एंटीबॉडी देखनी है, डोनर का एंटीजन देखना है। तो सपोज कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसको ब्लड चाहिए। अब ब्लड चाहिए इसका मतलब कि वो रेसिपिएंट हो गया। तो रेसिपिएंट का हमने क्या चेक करना है, एंटीबॉडी चेक करना है ना। तो ये रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट के पास में एंटीबॉडी बी है और हमें क्या करना है, डोनर का एंटीजन चेक करना है। तो ऐसा कौन कौन सा बंदा है जिसके पास बी एंटीजन ना हो। अगर बी एंटीजन होगा तो यहाँ पे ए वाले के पास बी एंटीबॉडी है तो क्लम्पिंग हो जाएगी। तो हमें ऐसे इंसान से खून लेना है जिसके पास बी एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से हैं, एक तो ये खुद ब्लड ग्रुप ए वाले दे देंगे क्योंकि इनके पास ए एंटीजन है, बी एंटीजन नहीं है। दूसरा बी वाला नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास तो बी एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा ए बी वाला ये भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास ए बी एंटीजन दोनों ही हैं, बी तो है ही है। और ओ वाला दे सकता है क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है।
तो यानी कि ए वाले को कौन कौन खून दे सकता है, ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। अब बी चेक करते हैं, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है और उसको ब्लड चाहिए, यानी रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक करेंगे। तो एंटीबॉडी कौन सी है, ए वाली है। तो अगर ए एंटीबॉडी है तो जो डोनर डोनर है उसके पास ए एंटीजन नहीं होना चाहिए। तो ए एंटीजन किस किस के पास नहीं है, सबसे पहला तो ब्लड ग्रुप बी खुद, इसके पास ए एंटीजन नहीं है, इसके पास तो बी एंटीजन है। ठीक है, अब ए वाले से बी वाला तो नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास तो ए एंटीजन मौजूद है। बी वाला है, बी वाले के पास भी ए एंटीजन है, ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है तो ओ वाला भी बी वाले को दे देगा। ठीक है, अब ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, इसकी एंटीबॉडी, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है क्योंकि कोई भी एंटीबॉडी आ जाए इसमें, जब एंटीजन ही नहीं कोई भी एंटीजन आ जाए मीन, तो इस पे कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है तो क्लम्पिंग होगी ही नहीं। तो ए वाले से भी ले लेगा, बी वाले से भी ले लेगा और ओ वाले से भी ले लेगा। अब ओ ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी देखते हैं। तो इसके पास क्या है, इसके पास ए एंटीबॉडी, एंटी हाँ ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है। तो इसका मतलब कि भाई ये तो किसी से ही नहीं ले सकता है क्योंकि अगर ए वाला आ गया इसके पास ए एंटीजन है, बी वाला आ गया इसके पास बी एंटीजन है, ए बी वाला आ गया तो इसके पास ए बी एंटीजन दोनों है। तो इसका मतलब ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ही बेचारा ले सकता है। ठीक है, तो ए वाला किस किस से ले पाएगा, ए और ओ ब्लड ग्रुप वाले से, बी वाला बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले से, ए बी वाला किसी से भी ले सकता है चारों में से, और ओ वाला सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। तो भाई आपने एक चीज नोटिस की कि ओ वाला बेचारा किसी से भी नहीं दे, ले किसी से भी नहीं सकता, सिर्फ ओ वाले से ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है, ए वाले को भी दे रहा है, बी वाले को भी दे रहा है, ए बी वाले को भी दे रहा है और ओ वालों को भी दे रहा है। और ये जो ए बी वाला है ये किसी को ब्लड दे तो नहीं सकता लेकिन ले सबसे सकता है, ए वाले से ले सकता है, बी वाले से ले सकता है, ए बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से भी ले सकता है। तो इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है आपका, उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ मिस कर दिया, ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए बी आप लिख लेना, ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, सबको डोनेट कर सकता है, और ए बी वाला सबसे रिसीव कर सकता है। तो ये तो हो गया आपकी ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। अब दूसरा है आपका आर एच ब्लड ग्रुपिंग। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, इसमें आपके आरबीसी पे ना आर एच एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो जिन पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होंगे आर एच पॉजिटिव, और जिन पे एबसेंट होगा वो होंगे आर एच नेगेटिव। तो पहले सबसे ये जो एंटीजन है ये मंकी रीसस मंकी में देखा गया था, उसी के बेसिस पे इसका नाम रख दिया है आर एच एंटीजन। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो ये एक तरह की ना आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का केस है। तो होता क्या है कि अगर प्रेगनेंसी होती है और उसमें मदर जो है वो आर एच नेगेटिव हो गई, लेकिन फीटस कैसा डेवलप हो गया, आर एच पॉजिटिव डेवलप हो गया। तो होता क्या है कि इसमें कि फर्स्ट वाला जो प्रेगनेंसी होता है वो तो नॉर्मल हो जाता है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होता है, जब डिलीवरी के टाइम पे कुछ मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड है ना मिक्स हो जाते हैं। अब भाई मदर तो नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है, तो मदर क्या हाँ, तो जब ब्लड की मिक्सिंग हुई तो ये जो आर एच एंटीजेंस हैं ये मदर की बॉडी में गए। ठीक है, तो होगा क्या कि मदर की बॉडी इसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बिल्ड कर लेगी, क्योंकि भाई ये वाले जो एंटीजेंस है तो मदर की बॉडी के लिए फॉरेन बॉडी हो गई, क्योंकि मदर की बॉडी में तो आर एच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, वो आर एच नेगेटिव है। तो वो क्या कर लेगी कि कुछ इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी आर एच एंटीजन के अगेंस्ट। फिर क्या होगा जब आपकी अगली प्रेगनेंसीज होंगी सेकेंड थर्ड, तो उनमें क्या होगा, अगर फिर से बच्चा आर एच पॉजिटिव निकला और मदर तो आर एच नेगेटिव है ही है। ठीक है, तो क्या होगा जब ब्लड की मिक्सिंग होगी, फिर क्या होगा, अब
हमने क्या कर लिया है कि उसके मदर की बॉडी ने RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रखे हैं, ठीक है। फिर जब ब्लड की मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स शो कर देती हैं। इनको लगता है कि कुछ फॉरेन बॉडीज़ आ गई हैं और ये क्या करती है, फीटस पे अटैक कर देती हैं, प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस